दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 12 देखेंगे। 11 नंबर तक हमने ऑलरेडी देख लिया है और इसी प्लेलिस्ट जो है चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2026 नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट नंबर 12 देखेंगे ध्येय का। उसमें जो फुल टेस्ट है ये, और समसामयिकी इसमें जनवरी 2026 का दिया हुआ है। तो घटना जो है इसमें करंट अफेयर्स जो दिया है वो जनवरी 2026 का दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग, तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इधर एक तरफ इंग्लिश वाला है, एक तरफ हिंदी वाला, दोनों तरफ से आप लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए कहा जाता है और दूसरे को कारण आर है। ये नहीं आर होता है, ठीक, कारण आर कहा गया है। ठीक, तो बताना है अभिकथन इसका। ए कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था, 18वीं शताब्दी की भारतीय राजनीति के लिए किसी भी मुगल उत्तराधिकार युद्ध से अधिक निर्णायक सिद्ध हुआ। तो क्या पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 18वीं शताब्दी की भारतीय राजनीति के लिए किसी भी मुगल उत्तराधिकार युद्ध से अधिक जो है निर्णायक सिद्ध हुआ? कारण दिया है कि इसने मराठों की एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में सैन्य क्षमता को नष्ट कर दिया, जिससे मुगल शून्यता को भरने में सक्षम एकमात्र गैर औपनिवेशिक शक्ति समाप्त हो गई। ठीक है, तो जो मुगलों की जो शून्यता थी उसको कौन भरा था? तो ये मराठों ने भरा था। ठीक है, जैसे ही मराठों पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठों के बीच में हुआ था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली था, उसके बीच में लड़ा गया था। तो उसने मराठों को हरा के उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया था। तो अंग्रेजों के लिए क्या हो गया? तो अंग्रेजों के लिए जो मुगल शून्यता थी उसको मराठों ने भरा था, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब किसके लिए निर्णायक सिद्ध हो गया? तो अंग्रेजों के लिए जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ। ठीक है, तो पूछ रहे कौन सा कथन इसमें सही है। तो कथन तो ठीक है और कारण भी सही है। तो कथन कारण दोनों ठीक दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसका डी उत्तर सही है कि कथन एक और कथन दो दोनों ही सत्य है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इसी के कारण जो है इसमें पराजय से हुई मराठों की, और उत्तर भारत में जो मराठों की सैन्य शक्ति को पूरी तरह से इसने रद्द कर दिया इस युद्ध ने, जिससे वह एकमात्र गैर जो औपनिवेशिक शक्ति समाप्त हो गई थी। जो लिखा है ये वाला, सच में समाप्त हो गई थी। और जो मुगल वैक्यूम को भर सकती थी, मराठा मराठा भर सकता था, जो मुगल का खालीपन था वो भी नष्ट हो गया, जिससे अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ। तो इसका डी उत्तर सही है। दूसरा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है संवैधानिक अनुच्छेद और विषय वस्तु दी हुई है, दोनों में क्या सही सही है। ठीक है, तो सही कथन इसमें मिलाना है। तो अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो ये आप समझ रहे होंगे कि जब ये ये बजट से संबंधित जो है अनुच्छेद 110। ठीक है, तो कहीं देखेंगे हम लोग कि ये उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार है, नहीं। पहले का है अंतर्राज्यीय जल विवाद, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने या निर्माण करने की शक्ति है, ये भी नहीं है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, चौथा सही है इसका। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है इसमें, 3 हो गया। अनुच्छेद 143 क्या है? तो ये उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्षेत्राधिकार है। ठीक है, परामर्शी क्षेत्राधिकार है, जो कि राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो एक हो गया इसका। बाकी अनुच्छेद जो 262 दिया है वो अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है। ठीक है, दूसरा इसमें सही है। तो इसका 4 3 1 2 आंसर सही है। 4 3 1 2 यानी ये वाला उत्तर जो है ठीक दिया हुआ है। अगर तीसरा है, रामसर कन्वेंशन के बारे में दिया है कि रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो है आर्द्र भूमियों के लिए है, आर्द्र भूमि के लिए कन्वेंशन है। ठीक है, जो 1971 में
एक ईरान का शहर है रामसर, वहां पे जो है इसको अपनाया गया था। ठीक है, तो पहला दिया है कि दक्षिण एशिया में भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सर्वाधिक संख्या है। दक्षिण एशिया में कह रहे हैं भारत में, दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है उसमें भारत में सर्वाधिक जो है आर्द्रभूमि स्थल जो है भारत में है, तो हाँ ठीक है, भारत में है। दूसरा है कि उड़ीसा की चिल्का झील रामसर आर्द्रभूमि के रूप में नामित होने वाला पहला भारतीय स्थल था, तो सही बात है, 1981 में चिल्का झील जो है रामसर स्थल में शामिल हो गया था, सबसे पुराना है ये। ठीक है, दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, इसका सही कथन पूछा भी था हमसे, तो सी वाला उत्तर सही दिया है। चौथा क्वेश्चन है कि पीएम किसान योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है क्या सही नहीं है। तो पीएम किसान योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है इसमें कि आयकर दाता जो इनकम टैक्स पेयर है, किसान परिवारों सहित सभी किसान परिवार पीएम किसान के पात्र हैं। तो पीएम किसान के पात्र मतलब एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट हैं इसमें, ये कह रहा है। तो पहला जो है सही नहीं है, हमको बताना है, तो पहला सही नहीं है। दूसरा है कि यह योजना प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में 4 समान किस्तों में 8,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान करना है। तो 8,000 नहीं, 6,000 है। ठीक है, ठीक, तो 6,000 है और ये 3 किस्तों में देना है, 4 नहीं 3 किस्तों में देना है। तो ये भी गलत है, पहला भी गलत है। तो दोनों ही कथन इसमें गलत दिए हुए हैं, यानी सी उत्तर इसका सही है कि दोनों कथन गलत हैं। तो जो पीएम किसान योजना है वो आयकर किसान परिवार जो इनकम टैक्स पेयर किसान है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, वो लोग इसमें शामिल नहीं है, तो पहला ही गलत हो गया। और दूसरा 6,000 दिया है, 8,000 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, सी उत्तर सही है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग को के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बताना है। तो पहला है क्यूबिट एक साथ 8 जीरो और 1 की सुपर पोजिशन में रह सकते हैं, जिससे समानांतर अभिकलन या पैरेलल कंप्यूटेशन संभव होता है। तो पहला तो सही दिया है इसमें। ठीक है, क्योंकि क्यूबिट जो होता है एक साथ जो है 0 1 की सुपर पोजिशन में रह सकते हैं, जिससे जो है इनका जो है समानांतर अभिकलन संभव होता है। और क्वांटम उलझन या क्वांटम इंटेग्रलमेंट जो होता है सहसंबंध क्यूबिक को एक दूसरे को की अवस्था को तात्कालिक रूप से प्रभावित कर देती है। ठीक है, तो क्वांटम जो इंटेग्रलमेंट है जो है वो सहसंबंध क्यूबिक को एक दूसरे की अवस्था को तात्कालिक रूप से प्रभावित करते हैं, मतलब एक प्रभावित होता है तो दूसरा बीसी के अनुसार चेंज हो जाता है, तो उसी को जो है ये क्वांटम उलझन कहते हैं। तीसरा है भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन नेशनल क्वांटम मिशन 8 वर्ष में 50 से 1,000 भौतिक क्यूबिक वाले मध्यम स्तरीय कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य जो है रखता है। तो ऊपरी दोनों से कौन सा कथन सही है। तो डी उत्तर से तीनों ही कथन इसमें सही दिए हुए हैं। तो क्यूबिट एक साथ जो है 0 1 की सुपरपोजिशन में रह सकता है, ये तो बात सही है। समानांतर अभिकलन इसीलिए संभव है। और इंटेग्रलमेंट जो होता है वो सहसंबंध क्यूबिक की स्थिति को की जो प्रॉपर्टी उसको रखता है कि थोड़ा सा ये चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज हो जाता है। अगर इंटेग्रलमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ये जो जैसे माइनस होगा तो ये भी बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, या फिर ये प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो अगर ये माइनस होता है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो तुरंत ही बदलने की प्रॉपर्टी रखता है जो सामने वाला जो कोई व्यक्ति है या वस्तु है, ठीक है, या कोई भी नंबर है जैसे 0 1 के फॉर्म में है, ये तो 0 0 है, तो अगर ये 1 होगा तो ये भी तुरंत 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ये क्वांटम उलझन इसको कहते हैं, क्योंकि सहसंबंध क्यूबिक की स्थिति को तात्कालिक रूप से प्रभावित कर देता है क्वांटम उलझन। ठीक, और भारत में जो क्वांटम मिशन है 8 वर्षों में 50 से 1,000 भौतिक क्यूबिक वाले मध्यम स्तरीय क्वांटम कंप्यूटर बनाने की बात करता है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वेस्टर्न घाट के बारे में पूछ रहा है। वेस्टर्न घाट जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये भारत का ये वाला क्षेत्र है, वो वेस्टर्न घाट है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहे पश्चिमी घाट भूवैज्ञानिक दृष्टि से हिमालय से नवीन यंगर है। तो क्या ये बात सही है कि यंगर है? तो सही नहीं है, बताना, तो पहला सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो है पुराना पश्चिमी घाट ज़्यादा पुराना है, हिमालय की तुलना में जो पश्चिमी घाट है वो ज़्यादा पुराना है। दूसरा, पश्चिमी घाट का जो प्रतिवाह जो है लीवर्ड पूर्व भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारी पर्वतीय वर्षा प्राप्त करता है। तो जो पश्चिमी घाट का जो ये मान लीजिए पर्वत है, पश्चिमी घाट है ये, तो ये जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से ये वाला जो पश्चिम वाला भाग है वो वर्षा प्राप्त करता है। ये वाला वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। ये वृष्टि छाया प्रदेश में ये वाला क्षेत्र जो है आ जाता है। तो दूसरा गलत दिया है, कह रहा है कि पश्चिमी घाट का प्रतिवाह पूर्वी भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी बारिश या भारी पर्वतीय वर्षा प्राप्त करता है। तो भारी पर्वतीय वर्षा प्राप्त नहीं करता, ये गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा, नीलगिरी जैवमंडल अभ्यारण्य क्षेत्र भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पश्चिमी घाट में स्थित है। तो ये वाला सही है, मगर हमसे पूछा है क्या सही नहीं है। तो एक दो इसमें सही नहीं है, यानी ये उत्तर सही है, एक और दो सही नहीं है। क्योंकि पश्चिमी घाट जो है पुराना है हिमालय से, और पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है वहाँ कम बारिश मिलती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ठीक है। तो ये उत्तर इसका सही हो गया है। सातवां है डीपीएसपी के बारे में बताना है। तो इसमें पहला दिया है कि अनुच्छेद 39 ख और ग भौतिक संसाधनों के समा समतापूर्वक वितरण एवं धन संकेंद्रण की रोकथाम से संबंधित है, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है इसके बारे में कह रहा है कि जो आर्टिकल 39 ख है और ग है वो भौतिक संसाधनों के समता पूर्ण वितरण एवं धन संकेंद्रण की रोकथाम से संबंधित। पूछ रहा है कौन सा सही है। तो कई ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है पूछ रहा है। तो पहला तो ठीक है कि जो 39 ख और ग है वो संसाधनों के वितरण से संबंधित है, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 339 का 339 नहीं 39 का और 43 ख इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। अगला है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 39 का निःशुल्क विधिक सहायता और अनुच्छेद 43 का प्रबंधनों में श्रमिकों की भागीदारी या मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी जो है जोड़ा गया था। तो ये भी बात सही है। अगला है अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर ऊंचा उठाने का निर्देश देता है तथा मादक पेय के प्रतिषेध का स्पष्ट उल्लेख करता है। तो तीसरा का भी सही है कि जो 47 है वो मादक पेयों के प्रतिबंध से स्पष्ट उल्लेखित करता है, ठीक है। चौथा है कि डीपीएसपी जस्टिएबल नहीं है किंतु संसद इन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है। तो स्वयं ये जो है न्यायोचित नहीं है, किंतु जब संसद चाहे तो इसको जो है लागू करवाने के लिए कानून बना सकती है। तो कौन सा इसमें कथन सही दिया था? इसमें जो चारों कथन दिया था, चारों ही सही दिया था। डी उत्तर से चारों ही कथन सही दिया था। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है और बताना है क्या सही है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि mRNA टीके जिसमें कोविड-19 के लिए विकसित टीके मानव डीएनए को परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। कारण दिया है कि आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा कहते हैं कि आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि आनुवांशिक सूचना डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की दिशा में प्रवाहित होता है। mRNA से डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसपोजिशन एंजाइम की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः मानव के दैहिक कोशिकाओं जिसमें सोमैटिक सेल में सामान्यतः अनुपस्थित होता है। तो नीचे दिए गए कथन कारण में कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है, यानी डी उत्तर इसका सही है, ठीक है।
तो डीएनए में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो सामान्यतः मानव के दैहिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, जो सोमैटिक सेल होती है उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये जो है आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन जो है एक मार्गीय प्रवाह है, एक ही दिशा में के प्रवाह की पुष्टि करता है। ये रिवर्सिबल नहीं है कि रिवर्स होकर उल्टा नहीं चल सकता कि पहले क्या हो कि प्रोटीन से आरएनए बने, आरएनए से डीएनए बन जाए। सिर्फ डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये पूरा मामला है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक सुधार संगठनों को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो स्थापना के कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है, कौन सा कब स्थापित हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज 1875 में स्थापित हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में ही हो गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, 1997 में। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में हुई थी, ठीक है, 1889 में हुई थी। तो अब यहाँ से आप मिला सकते हैं कि कौन सा जो है पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। तो सही कालानुक्रम में देखने की कोशिश करें हम लोग। तो सबसे पहले दो होगा, इसमें ब्रह्म समाज होगा, फिर आर्य समाज होगा, फिर रामकृष्ण, चौथा होगा अहमदिया होगा, फिर जो होगा रामकृष्ण मिशन होगा, ठीक है। तो 2 1 4 3 इसका सही होगा, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 यानी बी उत्तर इसमें जो है सही दिया हुआ है, 2 1 4 3। 10वां है आर्द्रभूमि स्थल राज्य के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आर्द्रभूमि स्थल में राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। तो आर्द्रभूमि स्थल दिया और राज्य दिया है। तो दीपोर बिल जो है कहाँ पे है। दीपोर बिल के बारे में बात कर रहा था। दीपोर बिल जो है असम में है, ठीक दिया है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये केवलादेव घाना जो है राजस्थान में भी सही दिया है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में दिया है, ये भी सही है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, तो ये सही, ये भी जो है सही दिया है। तो चारों ही सही दिया है, यानी डी उत्तर इसका सही है 10वें का। डी उत्तर से चारों ही सही सुमेलित हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समष्टि अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमी में असंभव त्रिमूर्ति या इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या ट्राइलेमा के अनुसार निम्नलिखित अनुसार जो है कोई देश निम्नलिखित 3 उद्देश्यों में से कौन से 3 एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता। तो पहला इसमें दिया है कि उच्च विकास दर एवं निम्न मुद्रास्फीति और निम्न राजकोषीय घाटा। दूसरा स्थिर विनिमय दर, मुक्त पूंजी प्रवाह और स्वतंत्र मौद्रिक नीति। तो जिसकी स्थिर विनिमय दर होगी वो मुक्त पूंजी प्रवाह नहीं कर सकता और स्वतंत्र मौद्रिक नीति वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो असंभव त्रिमूर्ति या जो ट्राइलेमा होता है के अनुसार जो है देश एक साथ स्थिर विनिमय दर, मुक्त पूंजी प्रवाह और स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं बनाए रह सकता। इसमें से एक समय में कोई 2 उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु तीनों एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता इसमें, ठीक है। तो बी वाला है, पहला गलत दिया है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। इसमें बी उत्तर इसका सही है। चालू खाते घाटे का अधिशेष, पूंजी खाते का अधिशेष और स्थिर विदेशी विदेशी मुद्रा भंडार, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और भुगतान संतुलन, ये सब गलत दिया है। इसमें जो बी वाला आंसर है वही सही है कि स्थिर विनिमय दर या फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्री कैपिटल फ्लो एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। बी उत्तर इसका सही दिया है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। तो पहला है कबीर दास ने हिंदू मूर्ति पूजा और इस्लामी रूढ़िवादी दोनों को समान रूप से अस्वीकार किया है, ठीक है। तो पहला सही है, कबीर दास ने दोनों को अस्वीकार किया है। दूसरा है मीराबाई की रचनाएं मुख्यतः ब्रज भाषा में थी और वल्लभाचार्य संप्रदाय से प्रभावित थी, ये भी सही है। तीसरा है रामानंद को उत्तर भारत में हिंदी देसी भाषा में आध्यात्मिक विमर्श करने वाला प्रथम भक्त संत का श्रेय जो है दिया जाता है, तो ये बात सही है। तीनों ही कथन सही दिए हैं। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना है, तो तीनों ही उत्तर सही है, ठीक है। तीनों जो बात दी गई है वो सही दी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको।
अगला है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको एसएलआर कहते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं या कॉमर्शियल बैंक होते हैं, एसएलआर नगद रूप में नगद, सोना, अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। जो एसएलआर होता है वो नगद के रूप में रखा जा सकता है, नगद, सोना, और गवर्नमेंट द्वारा जो है सर्टिफाइड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं उसके रूप में बनाए रखना आवश्यक होता है। दूसरा, नगद आरक्षित अनुपात जो सीआरआर होता है के विपरीत एसएलआर के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों बैंक को ब्याज अर्जित कराती रहती हैं। तो बैंक को ब्याज अर्जित कराती रहती है, तो क्या ये बात सही है? तो कैसे ब्याज अर्जित कराएंगे? तो सोना का अगर भाव बढ़ता है तो सोना से भी उनको कुछ फायदा मिल सकता है। अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों जो होती हैं वो जो है उनको कुछ इंटरेस्ट दिलवा सकती हैं, ठीक है। तो सीआरआर के विपरीत एसएलआर के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां बैंक को ब्याज अर्जित करा सकती हैं, ठीक है। तो दोनों कथन सही दिए हुए इसमें, सी उत्तर से सही है, करा सकते हैं, क्योंकि नगद में अगर रखे हैं तो कोई फायदा नहीं है, अगर प्रतिभूतियों में रखे हैं तो प्रतिभूतियां फायदा दिला सकती हैं, सोना महंगा हो सकता है तो वहां से भी कुछ फायदा मिल सकता है, ठीक है। कुछ जो नगद के रूप में रखा गया सोना पैसा है उसका कहीं भी थोड़ा मोड़ा, बहुत ज्यादा पूरा तो नहीं मगर कुछ पार्ट उसका जो है निवेश किया जा सकता है सरकारी सरकारी उसमें, ठीक है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कभी अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र, जो मैग्रो होता है, तो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में जो पेड़ उगते हैं और जो तटों की रक्षा करते हैं और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं, उनके बारे में कह रहा है कि मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक स्तर पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में होने के बावजूद सर्वाधिक कार्बन सघन स्थलीय तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक माना जाता है। तो कार्बन डेंस स्थलीय तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक माना जाता है इनको। 14वां का जो है पहला सही है। दूसरा कारण है इसमें कि मैग्रो मृदा में जलमग्न और अवायवीय परिस्थितियां कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को अत्यधिक धीमा कर देती हैं, ठीक है। तो अवायवीय जो परिस्थितियां होती हैं तो कार्बनिक पदार्थ के अपघटन को और अत्यधिक धीमा कर देती हैं, जिससे कार्बन शताब्दियों तक नीले कार्बन या ब्लू कार्बन के रूप में संचित रहता है, ठीक है। ठीक है, तो ब्लू कार्बन के रूप में वो हमेशा संचित रहता है, सदियों तक संचित रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि छोटे क्षेत्रों में होने के बावजूद भी सर्वाधिक कार्बन सघन या कार्बन डेंस जो है ये क्षेत्र होता है। तो दोनों कथन सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी डी उत्तर इसका सही दिया हुआ है। अगला है 15वां क्वेश्चन है कि इसरो का जो मिशन है प्राथमिक उद्देश्य के निम्नलिखित युग्मों में से इसको सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो कौन सा जो है इसरो का मिशन प्राथमिक उद्देश्य उसका सही सुमेलित नहीं है? तो भेजा गया था, किसके लिए भेजा गया था इसरो का मिशन, उसके सामने उसका उद्देश्य दिया हुआ है, तो क्या कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला आदित्य L1, आदित्य L1 लेग्रेंज बिंदु से पृथ्वी के चुंबक मंडल का अध्ययन। तो पृथ्वी के चुंबक मंडल का अध्ययन नहीं करना है, ये सन के कोरोना का अध्ययन करने के लिए गया हुआ है, ठीक है। सूर्य और उसके कोरोना का अध्ययन करना इसका लक्ष्य है। एक्सपोसैट खगोलीय स्रोतों से एक्स किरणों के ध्रुवण या एक्स-रे पोलराइजेशन का अध्ययन करना है। तीसरा है निसार का जो है नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन सिंथेटिक अपर्चर रडार जो सार है वो है, तो तीसरा सही है। चौथा है शुक्रयान मंगल कक्षक मिशन या मार्स ऑर्बिटर मिशन नियोजित है, ये भी गलत है चौथा भी। तो शुक्रयान जो है भारत का नियोजित शुक्र कक्षक ग्रह है, मंगल का नहीं है, ठीक है। तो एक्सपोसैट के बारे में जो दिया था और निसार के बारे में जो दिया था, यही दो युग्म जो थे इसमें सही है। तो 15वें का कौन सा सही है? तो 1-4 इसमें गलत दिया है, तो सही सुमेलित नहीं है हमको बताना है, तो नहीं जो है डी है उसमें उत्तर 1-4, ठीक है। यही दोनों सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित था। अगला है 16 नंबर का, बांध परियोजना नदी के निम्नलिखित युग्म में कौन सा जो है सुमेलित है? तो बांध परियोजना नदी के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बांध परियोजना और नदी दी है।
तो बांध है सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, ठीक है। हीराकुंड महानदी पे, ठीक है। टिहरी बांध भागीरथी व भिलंगना नदी पे। तो कौन इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सभी सही सुमेलित हैं इसमें। डी तो सही है, सभी सही सुमेलित हैं। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है? नहीं नहीं भाई, गलत बोल दिया मैं। नहीं नहीं है इसमें। कौन सा सही सुमेलित है? तो डी वाला सही सुमेलित है। 1 2 3 सही सुमेलित है। सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी पे है। हीराकुंड डैम महानदी पे है। टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलंगना नदी पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास से कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान अगस्त क्रांति में करो या मरो का नारा दिया। दूसरा है जयप्रकाश नारायण विशेष रूप से बिहार में भूमिगत प्रतिरोध का नेतृत्व किया था, ये ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के भाषण के 24 घंटे के भीतर कांग्रेस के लगभग संपूर्ण वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है? तो सही कथन पूछा तो तीनों ही सही दिया हुआ है। डी उत्तर सही है, तीनों ही सही दिया हुआ है। तो गांधी जी ने जो अगस्त क्रांति जो है बम्बई के जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहां से शुरू किया था। इससे जुड़े थे बिहार के क्षेत्र से जयप्रकाश नारायण, जो भूमिगत रह के जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ठीक है। और जो गांधी जी ने जो भाषण दिया था ग्वालियर टैंक में, उसके 24 घंटे बाद ही अधिकतम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो छोटे छोटे जो नेता थे वो लोग क्या करते थे, अपने अपने क्षेत्रों में भूमिगत होकर जो है क्रांति को पुश कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो डी उत्तर इसका सही है। भाषण कब दे रहे थे, ये भी पूछ सकते हैं कभी, तो 8 अगस्त को याद रखिए, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। अगस्त क्रांति मैदान भी ग्वालियर टैंक को कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। अगस्त क्रांति मैदान कहाँ पे है? तो मुंबई में है ग्वालियर टैंक। अगला कार्बन बाजार या कार्बन मार्केट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार सहित सहकारी उपागमों की रूपरेखा प्रदान करता है। तो कोऑपरेटिव अप्रोच अपनाता है ये कार्बन मार्केट, जो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 से जुड़ा हुआ है। तो पेरिस समझौते का जो अनुच्छेद 6 है, देशों के बीच स्वैच्छिक सहकारी कार्बन व्यापार की रूपरेखा प्रदान करता है, ये बात सही है। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में हुआ था के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र या जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अनुलग्नक अपेंडिक्स 1 देश को विकासशील देशों की परियोजनाओं से प्रमाणित उत्सर्जन कटौती अर्जित करने की अनुमति दी है। ठीक है। तो जो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत जो है CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसमें जो है इन देशों में जो विकसित देश हैं, जो कि अनुलग्नक अपेंडिक्स 1 में विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों की परियोजनाओं में निवेश करके, अपना पैसा निवेश करके वहां से जो प्रमाणित उत्सर्जन कटौती अपने देश में करवा सकते हैं। मतलब कि अगर अपने देश में अगर कोई विकसित देश है, वो अपने देश में कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, जो विकासशील देश हैं उसमें आके कार्बन की कटौती भी करवा सकता है, अपना पैसा लगा के, अपना पूंजी लगा के। तो उसका जो है ये क्रेडिट माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर 20,000 टन अपने देश में उसने उत्सर्जित किया और भारत में आके या किसी विकासशील देश में, यूएसए का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो वो अपने देश में दो दो टन मान लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 टन उसने उत्सर्जित किया कार्बन, ठीक है। और वो भारत में आके 2 टन कार्बन उत्सर्जन को रोक देता है अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने पैसा दे के किसी भी प्रोजेक्ट में उतना जो है कम करवा लेता है, तो उसका नेट कार्बन उत्सर्जन जो होगा वो 0 हो जाएगा यूएसए का, क्योंकि 2 टन अपने देश में उत्सर्जित किया और वही 2 टन भारत में उत्सर्जित होने से रोक दिया, तो वो बैलेंस हो गया उसका, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र जो है यही अनुमति देता है उत्सर्जन कटौती का, ठीक है।
सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन जो है CERS जो लिखा है, इसकी छूट इसके देता है। ठीक है, जिसके पास ये होगा वो अपने देश में इतना ही उत्सर्जन जो है कर सकता है। ठीक है, अगला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था, इसके बारे में बताइए। तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड जो है दे दिया था। उसी के विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो दिया है क्वेश्चन कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य मुख्यतः किस किस विवाद को सुलझाने के लिए हस्ताक्षरित हुआ था। तो किस विवाद को सुलझाया गया था, तो ये रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक अधिनिर्णय में अनुसूचित जातियों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अम्बेडकर की मांग से सही है। अछूतों को हिंदुओं से पृथक एक धार्मिक समुदाय के वर्गीकृत, ये भी नहीं है। केंद्रीय विधायिका में दलित वर्गों के लिए अनुपातिक आरक्षित सीटों को लेकर विवाद से, ये भी नहीं है। डी भी नहीं है। ठीक है, इसमें पहला ही सत्य है, 19वें का ए उत्तर सही है इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन कह रहा है, कथन और कारण वाला दिया है। तो कथन कह रहा है कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में प्रचलित रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था ने राज्य और वास्तविक कृषक के बीच या के मध्य जो है मध्यस्थों की भूमिका को कम कर दिया। ठीक है, तो रैयत जो थे, रैयत मतलब किसान होता था, किसानों से सीधे ही वो लोग कर वसूलने लगे अंग्रेज लोग, तो बीच में जो बिचौलिए थे वो थोड़ा कम हो गए थे। तो बात सही है 20वें का। ठीक, दूसरा दिया है, कारण है कि जमींदारी व्यवस्था के विपरीत रैयतवाड़ी ने औपनिवेशिक सरकार और प्रत्येक व्यक्तिगत रैयत के मध्य प्रत्यक्ष बंदोबस्त या डायरेक्ट सेटलमेंट स्थापित किया, जिससे रैयत स्वयं काश्तकार और राजस्वदाता दोनों बन गए। ठीक है, दोनों ही कथन सही दिया है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी डी उत्तर इसका सही दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में पूछ सकता है इसको। ठीक है, तो 20वां ठीक है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में हमको व्यवस्थित करना है कि कौन कब स्थापित हुआ था, उसी के कालानुक्रम में हमको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो NHRC होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 1993 में हो। ठीक है, 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एक सांविधिक निकाय के रूप में कब स्थापित हुआ था, ये 2003 में हुआ था। ठीक है, लोकपाल की स्थापना 2000 कब हुई थी, RTI 2005 में हुई थी। ठीक, लोकपाल अधिनियम कब आया था, तो लोकपाल अधिनियम 2014 में, कार्यात्मक 2019 में हुआ था। ठीक है, 2014। तो पहला सही है। ठीक है, पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, फिर तीसरा। तो 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3, सी वाला उत्तर जो है सही दिया हुआ है। सही कालानुक्रम यही है। अगला महासागरीय जलधाराएं जो होती हैं या महासागरीय धाराएं ओशियन करंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ओशियन करंट के बारे में हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो लेब्राडोर धारा जो उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के साथ दक्षिण दिशा में बहती है, ब्रिटिश द्वीपों के शीतकाल को समशीतोष्ण बनाने वाला उष्ण जल वहन है। लेब्राडोर जो है उष्ण जल वहन नहीं है, वो ठंडा जो है। ठीक है, ठंडा है ये, तो ये कोल्ड करंट है। ठीक है, कोल्ड है तो पहला गलत हो गया। ठीक, तो लेब्राडोर धारा उत्तर अमेरिकी के पूर्वी तट के साथ जो है दक्षिणी द्वीप से बहने वाली एक ठंडी जलधारा है, इसको याद रखना है। दूसरा है बेनेगुएला धारा या बेंगेला धारा कहते हैं या बेनुगुएला कहते हैं, जो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर दिशा में बहती है। एक ठंडी धारा है जो नामीबिया मरुस्थल की तटीय परिस्थितियों उत्पन्न करती है।
दूसरा सही है। जो बेंगेला की धारा है, बेंगुएला की धारा है, उसके बारे में जो दिया हुआ है दूसरा ठीक है। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है इसमें? तो पहला ही सही नहीं है, केवल एक। ठीक है, तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो पहला ही सही नहीं है, दूसरा सही है इसमें। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कि जैव आरक्षित क्षेत्र 3 मंडलों, केंद्र मंडल या जो कोर जोन होता है, कड़ाई से सुरक्षित होता है। बफर जोन, सीमित अनुसंधान इसमें पॉसिबल है। संक्रमण क्षेत्र या सहयोग मंडल, ट्रांजिशन या कोऑपरेशन जोन मानव बस्तियों की अनुमति में विभाजित के होता है। तो पहला सही है, जैव मंडल जो होता है 3 भागों में विभाजित होता है। एक, देखिए, एक कोर होता है, एक कोर हो गया, ये बफर हो गया, और ये हो गया ट्रांजिशन। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो है ये हो गया। ठीक है, तो 1, 2, 3 भागों में विभाजित है जो ये दिया हुआ है। तीनों ही बात सही दी गई है। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो संक्रमण मंडल होता है, कोर मंडल होता है, और बफर जोन होता है। ठीक है, तो पहला सही दिया है। दूसरा है कि नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था, और यह यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में भी शामिल है। तो मैन एंड बायो रिजर्व, ठीक है, शामिल है। यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है, तो दूसरा सही है। तीसरा है इसमें कि ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के सर्वाधिक दक्षिणी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से एक है, जो, और यह शोम्पेन तथा निकोबारी जनजातियों का आवास है। तो तीनों ही कथन इसमें सही दिया हुआ है, इसमें डी उत्तर सही है, तीनों ही कथन सत्य सत्य दिया हुआ है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पठार संबद्ध क्षेत्र राज्य के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पठार संबद्ध क्षेत्र राज्य के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार, दक्कन के पठार के बारे में जो क्षेत्र दिए हुए हैं, कौन सा सही सुमेलित है, यही बताना है। तो पहला कि छोटा नागपुर पठार में झारखंड आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भाग शामिल हैं, तो ये बात सही है। मालवा का पठार में मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंबल, बेतवा नदियां द्वारा अपवाहित है, तो भी बात सही है। दक्कन के पठार में पश्चिम में पूर्वी घाट तथा पूर्व में पश्चिमी घाट से सीमाबद्ध है। तो ये गलत दिया हुआ है, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से संबंधित है। ठीक है, उल्टा दे दिया है इसका, इसका विपरीत नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया है, तो केवल दो ही सही सुमेलित हैं, 1 और 2 वाला। तो ए वाला उत्तर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 25 नंबर का क्वेश्चन है कि आपातकालीन उपबंध है और विशेषता जो दी है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 25 नंबर क्वेश्चन बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये सही है कि अनुच्छेद केवल तभी उद्घोषित किया जा सकता है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा को खतरा है, तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, ये सही है। तो राज्य आपातकाल 356, तो राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं वो, तो संसद की अनुमोदन 2 माह में आवश्यक है। संसदीय अनुमोदन के बिना इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो संसद के जो अनुमोदन के बिना इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसदीय अनुमोदन चाहिए, किंतु अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता। प्रत्येक विस्तार के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, और अधिकतम अवधि विस्तार सहित 3 वर्ष है। मैक्सिमम ये 3 वर्ष तक ही हो सकता है। अधिकतम 3 वर्ष होता था, दूसरा गलत दिया है।
तीसरा है कि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल संविधान लागू होने के बाद में से भारत में अभी तक कभी भी इसकी घोषणा नहीं की गई है, तो ये बात सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं था, तो केवल 2 सही नहीं थे, इसमें बी उत्तर सही है, केवल 2 सही नहीं था। क्वेश्चन इसमें है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सार्वजनिक वित्त में भारत की संचित निधि को भारत की आकस्मिक निधि से किस आधार पर सर्वोत्तम रूप से विभेदित किया जा सकता है? तो जो भारत की संचित निधि है और भारत की आकस्मिक निधि जो है, इसके अंतर्गत क्या जो है भेद है, ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये चार नीचे जो भाग दिया गया, नीचे जो व्याख्या की गई है, किसके द्वारा जो है इसको विभेदित किया जा सकता है। तो पहला दिया है भारत की संचित निधि, जिसको हम पब्लिक अकाउंट भी कहते हैं या कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं इसको, ठीक है, और एक होता है कंटिजेंसी फंड या भारत की आकस्मिक निधि, ठीक। तो संचित निधि सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां ग्रहण करती है, जबकि आकस्मिक निधि का उपयोग पूर्व संसदीय स्वीकृति से अप्रत्याशित व्यय के लिए होता है, ठीक है। दूसरा है भारत सरकार की समस्त राजस्व और ऋण प्राप्तियां संचित निधि में जो है आती हैं। तो समस्त राजस्व और ऋण प्राप्तियां जो है संचित निधि में जमा होती हैं, ये सही है। आकस्मिक निधि राष्ट्रीय नियंत्रण में होती है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, ये बात सत्य है, जिससे संसद अनुमोदन की प्रतीक्षा में अप्रत्याशित व्यय को पूरे किए जाते हैं, ठीक है। तो संसदीय अनुमोदन की प्रतीक्षा में, ठीक है, संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं, कहने का मतलब यही है कि भारत की जो संचित निधि है, इसमें जो है सरकार के समस्त राजस्व जो होता है, ठीक है, राजस्व होता है वो, और जो ऋण प्राप्त करते हैं विदेशों से या फिर अपने भारत के अंदर से, उसको भी इसमें रखा जाता है किसमें, पब्लिक अकाउंट, भारत की संचित निधि में। और आकस्मिक निधि में क्या होता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, और इसमें जो पैसा जमा होता है, इसको खर्च तब किया जाता है जब जैसे कोई भारत में घटना हो गई, जैसे असम में बाढ़ आ गई थी, तो इसमें से पैसा निकाल के राष्ट्रपति जो है 12 पीड़ितों की सहायता के लिए कर सकते हैं। केरल के वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ था, तो इसमें भी डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति पैसा दे सकते हैं। उसकी अनुमोदन जो है संसद से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, बाद में अनुमोदित किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो दूसरा ही सत्य इसमें, इसका बी वाला जो दिया है यही सबसे अलग दिया हुआ है, अच्छा आंसर यही है, मतलब सही यही है, ठीक है, बी उत्तर ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को अभिकथन कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक ही लैंड पर, जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, तो ये एक मैदानी भाग है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सबसे पहले छोटी छोटी घासें उगेंगी, ठीक है। तो इसमें जो होता है छोटी छोटी घासें होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे घास उगेंगी, फिर धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होता है, समझिए खाली भूमि हो तो सबसे पहले लाइकेन होता है, लाइकेन, ठीक है, शैवाल, ठीक, छोटे छोटे जो है यहाँ पे वो लोग उगेंगे, फिर उसके बाद में छोटी छोटी झाड़ी घासें उगेंगी, फिर झाड़ियाँ उगेंगी, फिर पेड़ वगैरह उगेंगे। कुछ समय बाद देखेंगे तो एक जो है हरा भरा ये मैदान आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो समय के साथ जो बदलता रहता है, तो वही सक्सेशन है। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण जो होता है कि घटना का अंततः एक स्थिर समुदाय की स्थापना करती है, जिसे चरण समुदाय या क्लाइमेक्स कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है, जो अस्थायी पर्यावरण के साथ संतुलन में बना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो है, जो सबसे जो छोटा होता है, शैवाल वगैरह होता है, लाइकेन होता है, वो पहले उगता है किसी भूमि पे, फिर धीरे-धीरे जो समय बीतता है, तो घास, झाड़ियाँ, फिर लास्ट में जो होता है, जो जो हरा-भरा मैदान होता है, हरा-भरा जो जंगल होता है, उसको देखेंगे, तो चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी उसी को कहते हैं, जो कि काफ़ी स्टेबल होता है। तो कोई भी आपके घर के आस-पास जो वन होगा या बागीचा होता है, वो उसको देखेंगे तो उसमें जो बहुत ही बहुत कई सौ सालों से जो है वैसे चला आता है, तो स्टेबिलिटी उसमें आ जाती है। तो जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण का जो पहला भाग दिया है अभिकथन, वो सही है। कारण इसका क्या है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण में जीवों का प्रत्येक समुदाय पर्यावरण को इस प्रकार संशोधित करता है,
जिससे वह अगले समुदाय के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है। जब तक कि एक स्थिर या स्वनिर्वाहक समुदाय स्थापित न हो जाए, जो अपने भौतिक पर्यावरण को अब उल्लेखनीय रूप से नहीं बदलता। ठीक है? तो देखेंगे आप जैसे सवाना वन है और जो अमेज़न का वन है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आप नहीं देखेंगे। वर्तमान जितना आपका जीवन काल होगा, 100 सालों में, 60 सालों में, 70 सालों में, उसको ज़्यादा बदलाव उसमें नहीं देखा जाएगा। ठीक है? तो ये बातें दोनों ही कथन सही हैं और सही व्याख्या भी उसकी कर रहा है। ये बात भी सही है। ठीक है? दोनों कथन सही दिए हुए हैं। तो 26वें का जो है डी उत्तर सही है। सही व्याख्या कर रहा है, दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी कर रहा है उसका। आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो डी उत्तर इसका सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो सार के बारे में बात हो रही थी, जो नासा का उपग्रह था। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी जो कथन है वो सही दिया हुआ है। तो पहला, सार एक सक्रिय माइक्रोवेव सुदूर संवेदी तकनीकी है या एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग तकनीक है, जो बादल, धुआं, अंधकार की स्थिति में भी चित्र ग्रहण कर सकती है, क्योंकि यह स्वयं माइक्रोवेव स्पंद या माइक्रोवेव पल्स उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो पहला सही है इसका। दूसरा है, जो सार का उद्देश्य नगरीय क्षेत्र में धसाव या जो सबडक्शन होता है, या सब्सिडेंस जिसको कहते हैं, वो होता है। हिमनदों में परिवर्तन, मृदा नमी तथा फसल स्वास्थ्य का पता लगाने में किया जा सकता है, जिससे यह आपदा निगरानी के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। दोनों ही कथन सही दिया हुआ है इसमें, सी उत्तर इसका सही है। तो जो सार होता है, जो सक्रिय माइक्रोवेव सुदूर संवेदी प्रणाली है, इसमें जो तरंगे स्वयं उत्पन्न करता है और ये बादल, धुआं, अंधकार में भी चित्र ले सकता है। ठीक है, नगरीय दशाओं, हिमनद परिवर्तन, नमी, मृदा में नमी, फसल स्वास्थ्य, आपदा निगरानी के लिए इसका उपयोग जो है सरकारें कर सकती हैं। ठीक है, अगला 29 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारा यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा लखनऊ से अलीगढ़ के मध्य स्थित है, जिसमें कानपुर, उन्नाव, आगरा, झांसी निर्धारित नोड के रूप में सम्मिलित किए गए हैं इसमें। ठीक है, दूसरा है कि इन गलियारे का लक्ष्य जो है 50,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और लगभग 2.5 लाख रोजगार का अवसर जो है सृजित करना है। वो कौन सा सही है, तो सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत है इसमें। तो यूपी का रक्षा औद्योगिक गलियारा जो है, इसमें जो है जो उन्नाव के स्थान पर चित्रकूट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कानपुर, चित्रकूट, आगरा, झांसी। ठीक है, उन्नाव इसमें नहीं है। यह गलियारा लखनऊ से अलीगढ़ के बीच में कानपुर, आगरा, झांसी और चित्रकूट समेत 6 नोड के साथ स्थापित किया गया है। उन्नाव नहीं, चित्रकूट है। ठीक, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है, तो ए वाला उत्तर इसका सही होगा। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत का जो परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम है, उसके बारे में क्या सही नहीं है। तो पहला कि भारत अमेरिकी परमाणु समझौता जो 123 एग्रीमेंट ने भारत की सभी परमाणविक सुविधाओं, सैनिक और असैनिक दोनों को आईईए के सुरक्षापायों या सेफगार्ड के अंतर्गत रखा गया है। तो भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जो है पहला गलत दिया है। ठीक है, भारत अमेरिकी जो 123 समझौते ने केवल भारत की असैनिक परमाणु सुविधाओं को आईएईए के सुरक्षा उपयोग के अंतर्गत रखा गया है, सैनिक सुविधाएं इसमें नहीं आती हैं। तो ये दिया कि सभी परमाणु सुविधाएं, सभी सैनिक और असैनिक, तो सिर्फ असैनिक को रखा गया है इसमें। ठीक है, असैनिक को आईएईए के अंतर्गत या उसके सेफगार्ड के अंतर्गत रखा गया है, तो पहला गलत हो गया इसमें। असैनिक इसमें रखा गया है, सैनिक को नहीं रखा गया है। दूसरा, भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में दाबित भारी जल रिएक्टर PHWRS चरण 2 में तथा द्रुत प्रजनक रिएक्टर FBRA चरण 1 में सम्मिलित है। तो भारत के 3 चरणीय कार्यक्रम में जो चरण 1 है, उसमें PHWR है। PHWR प्रेशराइज हैवी
वाटर रिएक्टर, ठीक है। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर या दबित भारी जल रिएक्टर, ये 1 में है, ठीक है, 2 में नहीं है। दूसरा है पी, चरण 2 में क्या शामिल है इसमें, तो FBR शामिल है, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर। द्रुत प्रजनक रिएक्टर जो है चरण 2 में है, ठीक है, ये चरण 1 में है, इसीलिए गलत हो गया ये दोनों। तो दोनों ही गलत है इसमें, इसका सी उत्तर सही है, दोनों ही बात इसमें गलत दी हुई है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालयी नदी तंत्र, हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है भाई? तो पहला कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियां हैं जो हिमालय से भी पुरानी हैं और पर्वत श्रेणियों के उठने के साथ साथ उन्हें काटती रहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सही दिया है कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं जो हिमालय जैसे बन रहा था उसको वैसे से वो काटती भी रह रही थी, ठीक है। जिसे आप देखे होंगे कि अगर कहीं अगर नली के पास जो पानी का बहाव होता है, जैसे जैसे आप जो उसका मेड़ बनाते रहते हैं, जो नली होती है, नाली जो होती है, नाली, गांव में सिंचाई वगैरह करते होंगे आप, देखे होंगे नाली होती है। तो जैसे जैसे आप गीली मिट्टी उस पर रखते जाएंगे वो उसको काटता रहता है, ठीक, काटता रहता है, काटता रहता है। तो पूर्ववर्ती नदियां वैसे ही काम करती हैं। जैसे हिमालय बन रहा था तो उससे पहले वो नदियां बह रही थी, तो वो क्या करती, जैसे जैसे हिमालय बनता था उसी तरह से वो काटती रहती थी उसको, अपने 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 क्षेत्र में, अपने एरिया के हिसाब से। तो वहां पे देखेंगे तो बड़े बड़े गार्ज जो है बने हुए हैं। तो पहला सही है। दूसरा है तीस्ता नदी सिक्किम में चोलामू झील से निकलकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बनती है, तो ये भी बात सही दिया हुआ है। तीसरा, केन बेतवा नदी अंतर सरयोजन परियोजना, मतलब केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की केन नदी से बेतवा नदी में जल स्थानांतरित करके बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए कार्य करेगी। तो सभी कथन इसमें सही दिया हुआ है, डी उत्तर सही है। तो केन बेतवा के बारे में सभी कथन जो है सही दिए हुए हैं, ठीक। तो डी उत्तर इसका सही है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में बताना है क्या सही है। तो पहला है कि उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों में मूल अधिकारिता प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में विवाद में मूल अधिकारिता प्राप्त है, तो पहला सही है, मूल अधिकारिता इसको प्राप्त है। दूसरा है अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय का या अधिकरण से सशस्त्र बलों से संबंधित कानूनों के अधीन गठित न्यायालयों को छोड़कर विशेष अनुमति याचिका SLP स्वीकार कर सकता है, ठीक है। स्पेशल जो लीव टू अपील जो होता है, SLP कहते हैं उसको, उसको स्वीकार कर सकता है 136 के तहत। तो ये बात भी सही है। तो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत यह सशस्त्र बलों से संबंधित कानूनों के अधीन जो न्यायालयों को छोड़कर भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण से विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर सकता है। दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, सी उत्तर सही है, दोनों कथन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उद्गमित नहीं होती? तो किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, इसके बारे में हमको बात करनी है। तो ब्रह्मपुत्र जो है भारत में नहीं है, महानदी का भारत में है, गोदावरी का भी है, कावेरी का भी है। तो ये उत्तर इसका सही है, इसी का भारत में उद्गम नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा, जो सेट बृहस्पति का जो जो जुपिटर है उसका जो यूरोपा एक क्या है उपग्रह है, उसका अध्ययन करने के लिए जो यूरोपा क्लीपर मिशन 2024 में भेजा गया था, उसको कौन भेजा था, कौन सी एजेंसी ने भेजा था? तो ESA है, जाक्सा है, नासा है, इसरो है। तो इसको जाक्सा ने भेजा था, सी उत्तर सही है। 2024 में इसको नासा ने भेजा था, ठीक है। वहाँ पे जीवन का और समुद्र के नीचे जीवन का पता लगाने के लिए इसको भेजा गया था, ठीक है। तो यह बृहस्पति के बर्फीला चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए इसको बनाया गया था।
ताकि ये पता किया जा सके कि यहाँ पे जीवन अनुकूल परिस्थितियाँ विशेषतः भूमिगत सागर में हो सकती हैं या नहीं, ये जानना था इसमें, ठीक है? अगला 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि प्रणाली किस ब्रिटिश अधिकारी ने प्रारंभ की थी? तो भारत में सहायक संधि जो प्रणाली है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने प्रारंभ की थी? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली ने चालू की थी। कॉर्नवालिस ने नहीं, डलहौजी ने नहीं, हेस्टिंग ने नहीं। तो 1798 से 1900 1805 के बीच में इसको चालू किया गया था। इसमें ये था कि जो भारतीय राजा थे, उनको जो है बिना गुलाम बनाए, बिना नियंत्रण स्थापित किए उनको अपने सैनिक जो है उनके जो राज दरबार के अधीन जो रख देना और उस सैनिकों का जो पूरा खर्चा है, मिलिट्री का पूरा खर्चा है, वो राजा ही उठाएगा और अपना जो है वैदेशिक मामला छोड़ देगा, ठीक है? तो चीज़ें थी, स्वतंत्र विदेशी नीति छोड़नी पड़ेगी उसको और ब्रिटिश सेना का खर्चा उठाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बी उत्तर इसका सही है। लॉर्ड वेलेज़ली था ऐसा। अगला है वन्यजीव अभयारण्य है और राज्य दिया हुआ है, कौन-सा सही सुमेलित है या नहीं है बताना है, तो सुमेलित सही नहीं है बताना है कौन-सा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नामदफा सिक्किम में नहीं है और अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये बी वाला उत्तर गलत है इसमें। बाकी सिमलीपाल उड़ीसा में, अनामलाई तमिलनाडु में है, तो बी उत्तर इसका सही है, यही नहीं सही है, नामदफा। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई थी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 सही दिया हुआ है, तो इसका ए उत्तर ही सही है, 1, 2, 3, 4 ही सही दिया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में मृदा प्रकार या सॉइल टाइप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है बताना है। तो पहला, लाल मृदा का विशिष्ट रंग मुख्यतः मैंगनीज यौगिक की उच्च मात्रा के कारण आता है, तो ये गलत दिया है, मैंगनीज नहीं, ये लौह ऑक्साइड रहता है, लौह ऑक्साइड उसकी अधिकता का कारण होता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की से समृद्ध होता है, तो समृद्ध नहीं होता है, कमी होती है इसकी, ठीक है? नाइट्रोजन और कार्बनिक यौगिक की कमी होती है और लौह व एल्युमिनियम ऑक्साइड रहित होता है, तो इसकी अधिकता होती है, लौह और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है लेटराइट मृदा। तीसरा, काली कपास मृदा जिसको रेंगुण मृदा भी कहा जाता है और डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट से बनी होती है, ये सही है। और मुख्यतः हिमालयी तलहटी में पाई जाती है, तो हिमालयी तलहटी में नहीं पाई जाती, ये गलत हो गया। ठीक है? तो ये भी गलत है, तो कौन-सा कह रहा है कौन-सा सही नहीं है? तो कोई भी इसमें सही नहीं है, मतलब तीनों ही गलत दिया हुआ है, डी उत्तर से तीनों ही गलत दिया हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के साथ कौन-सा उत्पाद जो है संबद्ध रखता है? तो चिकनकारी तो लखनऊ का है, पीतल धातु हस्तशिल्प जो है मुरादाबाद का है, तो इसका बी उत्तर सही है, पीतल धातु हस्तशिल्प, ये मुरादाबाद का है, ठीक है? 40वां क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट के साथ नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम, तो भारत का जो पूर्वी घाट है यहाँ से, इसके इधर से जो नदियाँ आती हैं, पूर्व में कौन सी नदी उद्गमित होती है, उसके बाद कौन सी किसका उद्गमन है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका है, ठीक है? तो महानदी का देखेंगे आप, तो महानदी का जो उद्गम स्थल है, वो कहाँ पे है? तो पूर्वी घाट में देखेंगे तो महानदी जो है सही क्रम में आएगी, उड़ीसा में, फिर ये गोदावरी आंध्र प्रदेश में, फिर कृष्णा आएगी, फिर कावेरी आएगी, तो ए वाला उत्तर ही सही है इसमें, ठीक है? बाकी कोई सही नहीं है, ए वाला उत्तर ठीक है। 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए दो कथन कथन अभिकथन ए है और कारण आर दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही है? तो अभिकथन कह रहा है कि हालिया की जो एक रिपोर्ट आई है, वन स्थिति रिपोर्ट, उसके अनुसार जो है भारत के कुल वन एवं वृक्षावरण में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, तो यह वृद्धि कैसे हुई है? तो कारण बता रहा है कि यह वृद्धि मुख्यतः अभिलेखित वन क्षेत्र से बाहर हुए वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के कारण है, न कि प्राकृतिक वन पुनर्जन्म के कारण है। तो इसको कह रहा है कौन सा जो है गड़बड़ दिया हुआ है। ये जो है पहला तो सही दिया है, ठीक है, दूसरा भी सही दिया है, मगर जो है आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ए उत्तर इसका सही है, ठीक है? तो इसमें जो है अभिलेखित जो वन क्षेत्र है, उनके बाहर वृक्षारोपण हुआ है, वो
और कृषि वानिकी से है, ठीक है। तो पूरा यही कारण नहीं है, जितना ये दिया है ये वाला, इसके अन्य कारण भी है। इसके अलावा जो है कैनोपी का भी विकास हुआ है। इसके अलावा जो है देखेंगे तो जो कमर्शियल वन है उनका भी विकास इसमें हुआ है, ठीक है। तो उसे कथन और कारण दोनों ही सही है, मगर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला 2023 में यूकेएआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित ब्लेचले घोषणा पत्र मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो ब्लेचले घोषणा पत्र जो है किससे संबंधित है ये बताना है। तो सोशल मीडिया एल्गोरिथम का विनियमन नहीं है। फ्रंटियर एआई मॉडल से जोखिम, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी शामिल हैं, ये शामिल है इसमें। बी उत्तर इसका सही है। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 43 नंबर का, कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, 1857 का विद्रोह 10 मई 1858 को मेरठ में आरंभ हुआ था। तो मेरठ में आरंभ हुआ था, सही है। दूसरा, बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह मेरठ विद्रोह के पहले हुआ था। तो बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह है, मेरठ विद्रोह के पहले हुआ था। तो ये बात भी सही है। तो 42वें का जो है 43वें का, वो दोनों कथन सही है, ठीक है। सी उत्तर सही है, दोनों ही कथन सही हुआ है इसमें। तो 1857 का विद्रोह औपचारिक रूप से जो है 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हो गया था, और बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को जो हमारे पांडे जी हैं, मंगल पांडे का विद्रोह जो है मेरठ विद्रोह से पहले हुआ था, और इसे अक्सर व्यापक विद्रोह का पूर्वगामी माना जाता है इसको, ठीक है, ये मंगल पांडे वाले को। अगला, वैश्विक भुखमरी सूचकांक वार्षिक रूप से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक है उसको कौन जारी करता है? तो बेल्थन बेल्थनगर बेल्थनगर हिल्फे एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसको जारी करता है। इसका सी उत्तर सही है, ठीक है, सी उत्तर इसका सही है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो पर्वतीय दर्रा है और राज्य है। तो जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा क्या है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में जोजिला, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम में भी सही है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। चारों ही सही दिया हुआ है, यानी डी उत्तर सही है। चारों ही सही सुमेलित हैं, तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अगला है कि निम्नलिखित में कथनों में पर विचार कीजिए और बताना है कि बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की रचना से है, जैसे आविष्कार, साहित्य और कलात्मक कार्य। दूसरा है, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार हैं। तो कौन सा जो इसमें कथन सही दिया हुआ है ये बताना है। तो दोनों ही कथन सही दिया हुआ है, सी उत्तर सही है। जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल डिजाइन है और जियोग्राफिकल इंडिकेटर आर टाइप ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये बात भी सही है, दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। तो बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की रचना से है, जिसमें आविष्कार, साहित्य, कलात्मक कार्य, डिजाइन और वाणिज्य में प्रयुक्त प्रतीक, नाम और चित्र इसमें शामिल हैं। तो बौद्धिक संपदा के रूप में जो है पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, औद्योगिक डिजाइन है, भौगोलिक संकेतक है, व्यापार रहस्य है, ये सारी चीजें जो है इसमें शामिल होती हैं बौद्धिक संपदा में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में प्रक्षेपित भारत के एक, एक एक्सपोसैट एक्सपोसैट उपग्रह को मुख्यतः किस परिघटना या फिनोमिना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था? तो एक्सपोसैट उपग्रह का अध्ययन करने के लिए किसके अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था? तो L1 लैग्रेंज बिंदु से सौर पवन, पल्सर और ब्लैक होल जैसे खगोलीय स्रोतों से, एक्स किरण का ध्रुवण, धारी तारा के विलय और गुरुत्वाकर्षण तरंग, ब्रह्मांडलीय सूक्ष्म तरंग, पृष्ठभूमि विकिरण। तो 47 में कौन सा आंसर सही है? तो बी है कि पल्सर और ब्लैक होल जैसे खगोलीय स्रोतों से एक्स किरण का ध्रुवण जो है उसको देखने के लिए एक्सपोसैट का जो है लॉन्च किया गया था। तो हमने बताया था, आगे इसके बारे में बात हुई थी, पीछे बात हुई थी, आगे नहीं पीछे बात हुई थी। जनवरी 2024 में इसका प्रक्षेपण हुआ था। न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है।
तो नासा ने इसको जारी किया था, सॉरी इसरो ने। अगला, यूपी एक्सप्रेसवे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यूपी एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो पहला है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है और इस पर वायुसेना के लिए आपातकालीन हवाई पट्टी भी बनाई गई। पहला सही है। दूसरा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा को जोड़ता है और सूखाग्रस्त जिले से गुजरता है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा को जोड़ता है और सूखाग्रस्त जिले से गुजरता है, तो क्या ये सही है? तो दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो जो है गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है और इस पे जो वायुसेना की विमानों को आपातकालीन लैंडिंग कराई जा सकती है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट को इटावा से जोड़ता है, जिसमें झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा जैसे जिले जिसमें शामिल हैं। ठीक है। अगला है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी माना जाता है, कि स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसको सुरेंद्र बनर्जी ने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र बनर्जी। बी उत्तर सही है इसका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को घटित होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सी घटना कब हुई थी, इसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है। तो पहला इसमें कि नई दिल्ली में भारत की G20 प्रेसिडेंसी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में हुआ था। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर स्पॉट लैंडिंग जो हुई थी वो कब हुई थी? तो चंद्रमा पे जो 22 अगस्त 2023 को हुई थी। ये भी 2023 को हुई थी, अगस्त में। ठीक है। और ये जो हुआ था सितंबर में हुआ था, इसका सितंबर। दुबई COP28 कब हुआ था? दुबई COP28 जो हुआ था वो सितंबर 2023 में हुआ था। और पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 24 में हुआ था, जुलाई में। ठीक है। तो सबसे लास्ट में ये होगा चौथा, सबसे लास्ट में 4 सभी में है। ठीक है। 2 सबसे पहले होगा इसमें, तो 2 सबसे पहले किस में है? तो इन दोनों में है। फिर उसके बाद में एक नई दिल्ली में G20 प्रेसिडेंसी होगी, तो इसमें ए उत्तर सही है। ठीक है, ए वाला उत्तर जो है सही दिया हुआ है कि जो चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 को हुई थी। G20 सम्मेलन जो हुआ था सितंबर 2023 में हुआ था। और COP28 दुबई में दिसंबर में हुआ था। ठीक है, दिसंबर में हुआ था। और पेरिस 2024 में हुआ था। तो इसका ए वाला उत्तर जो है सही दिया है। अगला है इसमें कि जो कुनकिन मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 2022 के अंतर्गत अपनाया गया 30x30 लक्ष्य 2030 तक पृथ्वी की कितनी भूमि और महासागर की रक्षा करने का जो है लक्ष्य रखा गया था? तो कुनमिंग जो मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 2022 था, 30x30 जो लक्ष्य रखा गया था वो क्या था? तो 30% उसको पृथ्वी की भूमि को और महासागर की रक्षा करने के लिए बताया गया था। तो सी उत्तर से 30%। अगला है, क्वांटम सुप्रीमेसी, क्वांटम एडवांटेज को सर्वोच्च रूप से किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? तो क्वांटम सुप्रीमेसी की जो परिभाषा है वो क्या है? ठीक है। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, तो कौन सा आंसर इसका सही है? तो एक क्वांटम कंप्यूटर जो विश्व के सभी क्लासिकल कंप्यूटर को प्रतिस्थापित कर सके। नहीं, वह बिंदु जब एक क्वांटम कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को किसी भी क्लासिकल सुपर कंप्यूटर से अधिक तेजी से करता है, उसको क्वांटम सुप्रीमेसी कहा जाता है। ठीक है। तो क्लासिकल कंप्यूटर से जब भी कोई क्वांटम कंप्यूटर जो है अधिक तेजी से सॉल्व करता है, अधिक विशिष्ट कार्य को किसी भी क्लासिकल सुपर कंप्यूटर से अधिक तेजी से कर देता है या कर सकता है, उसको क्वांटम सुप्रीमेसी कहा जाता है। तो यही बी वाला उत्तर सही दिया है, बी वाला सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो संवैधानिक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 है, 356 है, 360 है। तो कौन सा सुमेलित है? तो वित्तीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल। तो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका कौन सा आंसर सही है?
तो वित्तीय आपातकाल जो है 360 में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत दिया है। 356 में राष्ट्रपति शासन है, ये सही दिया है। 360 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया है, तो ये भी गलत दिया है। तो कौन सा सही है इसमें 53 का? तो पूछा कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है 53। तो 1-3 सही नहीं, दूसरा सही दिया है, ठीक है, ये वाला उत्तर सही है, 1-3 सही नहीं है। अगला ओडीओपी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जरदोजी सोने की कढ़ाई उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो आगरा है, बस्ती है, बरेली है और वाराणसी है। तो जरदोजी के लिए कौन जाना जाता है? बरेली जाना जाता है, सी उत्तर सही है, बरेली जाना जाता है, बरेली। अगला है कि हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हरित हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में कौन सा कथन जो है सही दिया है? तो पहला कि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित विद्युत अपघटक या इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है, जिसे सीधे CO2 का उत्सर्जन नहीं होता। ये पहला सही दिया है। दूसरा, भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन की लागत USD 1 प्रति किलोग्राम करने का लक्ष्य जो है रखा गया है, ठीक है। तो 1.5 किलोग्राम रखा गया है, ठीक है, 1 नहीं 1.5 प्रति किलोग्राम लक्ष्य रखा गया है। तो इसीलिए गलत है ये वाला, दूसरा वाला गलत है। केवल एक ही सत्य है, ए वाला, ठीक है, पहला सत्य है। तो जो भी जो हरित हाइड्रोजन जो निकलता है, तो ये पानी के H2O के हाइड्रोलिसिस से जो है उत्पादित किया जाता है। तो हाइड्रोलिसिस के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा जो है किस किस स्रोत से दी जा रही है, इस पे डिपेंड करता है कि जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो हरित हाइड्रोजन है या कोई और हाइड्रोजन है। तो हरित हाइड्रोजन में क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा से जो है इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, ठीक है, तो इसमें CO2 नहीं उत्पादित होता है। अगला है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ज्वालामुखी भौगोलिक स्थल है और विवरण उसका दिया हुआ है, कौन सा किससे संबंधित है यही बताना है। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान द्वीप पर है। 4 हो गया इसका। अगला है कि डेक्कन ट्रैप क्या है भाई? तो पश्चिमी डेक्कन में लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व बना बाढ़ बेसाल्ट फ्लड बेसाल्ट है ये, ठीक है, तो ये भी सही है। सैडल पीक कहाँ पे है भाई? तो सैडल पीक जो है आपका अंडमान द्वीपों की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, 2 हो गया। डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, 1 हो गया। तो 4-3-2-1 इसका सही है, 4-3-2-1 यानी ए वाला उत्तर जो है सही दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इतना ही 56 क्वेश्चन देखेंगे। इसके अगली वीडियो में जो है और अन्य क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसी वजह से छोटी वीडियो में हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको देखने में सहूलियत हो, ठीक। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा अभी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।